ठाकुर वीरेंद्र को कमरू की बेटी पसंद आ गई और वो कहने लगा, अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करवाओ वरना इसे उठा के ले जाऊंगा। कमरू जब ना माना तो ठाकुर ने भैंस चोरी का केस लगाकर कमरू को जेल भिजवा दिया और उसकी बेटी से बोला, मुझसे शादी कर लो वरना तुम्हारा बाप सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। ये सुनकर कमरू की बेटी मान गई और वीरेंद्र शादी करके उसे अपने साथ घर ले गया और बोला, मैं अपनी हवस मिटाकर तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर तुम अपने बाप के पास चली जाना। लेकिन जब वीरेंद्र उसके पास गया तो गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से गांव के कच्चे पक्के रास्तों से गुजर रही थी। रूपा बकरियां चरा रही थी। आसपास खेत भी थे और बाग भी बना हुआ था। बीच का रास्ता कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। ऊंचा नीचा रास्ता था, पक्की सड़कें नहीं बनी थी और वो सीधा रास्ता हवेली की ओर जा रहा था। वो अपनी बकरियों को खेतों से बाग की ओर लेकर जा रही थी जब तेज रफ्तार से ठाकुर वीरेंद्र की गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से गुजर रही थी। सब बकरियां भागकर इधर उधर हो गईं, लेकिन एक छोटा सा मेमना गाड़ी के सामने खड़ा हो चुका था। रूपा का जब उस पर ध्यान पड़ा तो वो भागकर सड़क पर पहुंची और मेमने को गोद में ले लिया, लेकिन इतना समय नहीं मिल सका कि वो सड़क क्रॉस करती। अचानक एकदम बड़ी जोर से की ब्रेक लगी थी। गाड़ी उससे बस जरा सी टकराई थी और वह गिरते गिरते बची थी। कहने लगी, अंधे हो गए हो क्या? नज़र नहीं आता? काला चश्मा पहनकर क्या लोग नज़र नहीं आते तुम लोगों को? ये सुनकर गाड़ी से गार्ड नीचे उतरे। कहने लगे, ए लड़की, तुम्हें पता भी है ये गाड़ी किसकी है? कहने लगी, मेरे सामने तो लोहे की बनी हुई है, तुम बता दो अगर किसी और चीज़ की हो तो। लड़की की बात सुनकर एक गार्ड ने गुस्से से उसे धक्का दिया। कहने लगा, ठाकुर वीरेंद्र साहब की गाड़ी है। वो कहने लगी, तो मैं क्या करूं? ये ठाकुर वीरेंद्र है तो क्या किसी की भी जान ले लेगा? ये ठाकुरों का काम है कि गांव वालों के साथ जो चाहे व्यवहार करते रहें। वह बड़े गुस्से से बोले जा रही थी जब चश्मे के पीछे से ही ठाकुर वीरेंद्र ने इस सुंदर सी लड़की को देखा था जो बस 18 या 19 साल की थी, लेकिन जबान की बहुत तेज थी। उसको देखकर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट ठाकुर वीरेंद्र के चेहरे पर फैली थी। वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, ए लड़की, जबान बहुत तेज है तुम्हारी, और ऐसे तेज जबानों को ठाकुर वीरेंद्र गले से खींचने का हुनर जानता है। वो लड़की कहने लगी, अगर मेरी बकरी मर जाती तो मैं आपको छोड़ती नहीं। शुक्र करो कि उसकी जान बच गई है, अपनी खैर मनाते। ये कहकर वो पलटने लगी थी जब वीरेंद्र ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने सामने किया। क्या बिगाड़ लेती तुम मेरा, बताओ मुझे। वो कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो। उसने कहा, ना छोड़ू तो क्या करोगी? जानती भी हो कि मैं ठाकुर वीरेंद्र हूँ। जब एक झन्नाटेदार थप्पड़ वीरेंद्र के मुंह पर पड़ा था, उसे आशा नहीं थी कि वो लड़की उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारेगी। ये देखकर उसके गार्ड हरकत में आए थे। इससे पहले कि वो उस लड़की पर बंदूक तानते, वीरेंद्र ने हाथ के इशारे से उन्हें पीछे किया था। कहने लगा, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी मुजरिम है। वो लड़की कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? वीरेंद्र कहने लगा, एक हाथ पकड़ने पर तुमने इतनी जोर का थप्पड़ इस गांव के ठाकुर वीरेंद्र के मुंह पर मारा है। तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? वो कहने लगी, आइंदा किसी लड़की का हाथ पकड़ोगे तो तुम्हें यह थप्पड़ तुम्हारी औकात याद दिला देगा। यूं किसी के साथ बदतमीजी करने का तुम्हें क्या अंजाम देखना पड़ेगा। वो लड़की ये कहकर जा चुकी थी। गार्ड कहने लगे, ठाकुर साहब, आप कहें तो इसे भी उठा ले। वो कहने लगा, नहीं, इसे तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि उम्र भर सारे गांव वालों के सामने अपना मुंह छुपाती फिरेगी। इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, इसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पता लगाओ कि ये किसकी बेटी है। ये कहकर उसने अपना काला चश्मा दोबारा से अपनी आंखों पर लगाया और गाड़ी में बैठ गया। 2 घंटों के अंदर अंदर उसका नौकर रूपा की सारी जानकारी ठाकुर वीरेंद्र को बता चुका था। ठाकुर साहब, लड़की का नाम रूपवती है और उसे प्यार से रूपा कहते हैं। अपने कमरू किसान की बेटी है जी। उसका बाप हमारी ही ज़मीनों पर हल चलाता है, समझो हमारा ही नौकर है जी। वो कहने लगा, मजदूर की बेटी और इतना कड़क अंदाज। अगले दिन वो फिर से उसी सड़क से गुजरा था और समय भी वही था। वो लड़की अपनी बकरियों को चारा खिलाने के लिए उसी समय यहाँ पर आती थी। वीरेंद्र इस बार गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था जब उसने उस लड़की को बकरियों को खेतों से चारा खिलाते देखा। जैसे ही वो जाने लगी, वो उसके सामने आ गया। वो लड़की कहने लगी, क्या परेशानी है? मेरा रास्ता क्यों रोका है तुमने? वीरेंद्र कहने लगा, तेरा बाप मेरा नौकर है, मेरी ही ज़मीनों पर खेती बाड़ी करता है, मेरे ही दिए हुए टुकड़ों पर पलता है, और तुम मुझे अकड़ दिखा रही है। चल मेरे जूते साफ कर, हो सकता है मैं तुझे माफ़ कर दूँ। ये सुनकर रूपा को गुस्सा आया था। कहने लगी, क्या समझ रखा है तुमने हम गरीबों को? तू हमारी माई बाप है, हमारा भगवान है, या फिर रावण बनकर राज करना चाहता है? अगर तेरा इरादा रावण बनने का है तो ये ना भूल, रावण का वध करने राम जी आए थे और रावण का अंत क्या हुआ ये तो सब जानते हैं। इसलिए कोशिश कर इंसान बन। और रूपा किसी की भी जूती की धूल साफ नहीं करती। रूपा ने अपना सर किसी के सामने झुकाना नहीं सीखा। हाँ, गर्दन कटवा सकती हूँ,
ये कहकर वो अपनी बकरियां हाँक कर वहाँ से ले गई। अपनी मूँछों को मरोड़ते हुए वीरेंद्र कहने लगा, बड़ी अकड़ है तुझमें, तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल कर जब फेंकूंगा फिर पूछूंगा कि कहाँ गई तेरी अकड़। लेकिन तुझे मैं सबसे छुप कर ये सब कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, तेरे बाप के सामने तेरे साथ करूंगा ताकि तू बाप से भी नज़र न मिला सके। बड़े गुस्से से वो ये कहता हुआ सीधा अपनी हवेली पहुंचा था और अपने नौकरों से कहने लगा, जाओ कमरू किसान को बुला कर लाओ। कुछ ही देर में रूपा का पिता कमरू किसान हाथ जोड़े ठाकुर वीरेंद्र के सामने खड़ा था। कहने लगा, जी ठाकुर साहब कहिए, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? ठाकुर वीरेंद्र ने बड़ी घृणा से उसे देखा। कहने लगा, मेरे जूते पर मिट्टी लग गई है, चल उसे साफ कर। ये सुनकर पहले तो कमरू को हैरत हुई, लेकिन फिर उसके पैरों में बैठ गया। अपने कंधे पर पड़े रुमाल से उसका जूता साफ किया। वो कहने लगा, जानते हो कमरू, मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है कि तुम अपनी औकात अच्छी तरह से जानते हो और अपनी औकात में रहते हो। ये सुनकर कमरू कहने लगा, ठाकुर साहब नौकर क्या और नखरा क्या? वीरेंद्र थोड़ा सा मुस्कुराया, कहने लगा, यही सब कुछ अपनी बेटी को भी तुम्हें सिखाना चाहिए था। वो तो यूं अकड़ती है जैसे पता नहीं कहाँ की राजकुमारी हो। ये सुनकर कमरू किसान की रंगत उड़ी थी। कहने लगा, क्या हुआ साहब जी? वो कहने लगा, बहुत बदतमीजी की है उस लड़की ने मेरे साथ, और तुम तो जानते हो अपने साथ बदतमीजी करने वालों को मैं कभी माफ़ नहीं करता। ये मेरा उसूल है और मैं अपना उसूल किसी के लिए भी नहीं बदलता। मैं चाहता तो तेरी बेटी को अपने गार्ड के हवाले कर देता था जब उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। अब तक उसे थप्पड़ का जवाब भी दे चुका होता, लेकिन फिर पता चला कि वो तेरी बेटी है, इसलिए सोचा कि पहले तुझसे बात कर लेनी चाहिए। ये सुनना था कि कमरू किसान की तो जैसे जान निकली थी, रंगत एकदम पीली पड़ गई थी। हाथ जोड़कर आंसू बहाता हुआ कहने लगा, ठाकुर साहब, मेरी बच्ची नादान है, उससे गलती हो गई, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आगे से वो आप लोगों को कुछ नहीं कहेगी, कभी सामने भी नहीं आएगी, लेकिन आप उसे माफ़ कर दें, उसको सज़ा मत दें। मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगा, ना समझ है, ऐसी बड़ी 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 बातों को नहीं जानती। लेकिन ठाकुर वीरेंद्र के दिमाग में तो उस लड़की का सुंदर रूप आकर ठहर गया था। फिर अपना गुस्सा और नफरत भी निकालनी थी, उसे मज़ा भी चखाना था और उसकी अकड़ को भी ख़त्म करना था। कहने लगा, नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। ये सुनकर कमरू रोने लगा। कहने लगा, ठाकुर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैरों को भी हाथ लगाता हूँ। ये कहकर कमरू ने ठाकुर के पैरों पर हाथ रखा। कहने लगा, छोड़ दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए, मैं जाकर उसे थप्पड़ मारूंगा, एक के बजाय 4 मारूंगा। वीरेंद्र कहने लगा, ये क्या बात हुई? तेरी बेटी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे और बदला तू ले? नहीं नहीं ठाकुर वीरेंद्र अपना बदला खुद लेता है, वो भी अपने तरीके से। कमरू कहने लगा, मैं उसे अभी कान पकड़कर लेकर आता हूँ, आप एक के बजाय 4 थप्पड़ मार दो, लेकिन बस थप्पड़ ही मारना। अंदर ही अंदर वो काँप के रह गया था। जानता था कि ठाकुर वीरेंद्र लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है। ये बात ढकी छुपी नहीं थी, गांव के सभी लोग जानते थे। वीरेंद्र कहने लगा, नहीं, बदला तो मैं अपने तरीके से लूंगा। हाँ, तुझ पर यह एहसान कर सकता हूँ कि तेरी बेटी को मैं रात के अंधेरे में उठाकर नहीं लाऊंगा, उससे ब्याह कर लूंगा, लेकिन तब तक जब तक मेरी हवस पूरी नहीं हो जाती, मेरा दिल नहीं भर जाता। जैसे ही मेरा दिल भर जाएगा मैं उसे कचरे की तरह फेंक दूंगा, फिर चाहे तो उठाकर ले जाना या कोई और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर के इरादे जानकर तो कमरू के जैसे होश उड़कर रह गए थे। कहने लगा, ठाकुर साहब, आप मेरा गला काट लो पर मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ न डालना। वो हिचकियों से सिसकियों से रो रहा था, हाथ जोड़े ठाकुर वीरेंद्र से मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। कहने लगा, बस कर, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि तू अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करेगा या उठा के ले आऊँ? कमरू अब भी उसकी मिन्नतें कर रहा था, लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं की थी, बस रोए जा रहा था। कह रहा था, अपनी बेटी को बहुत मारूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकता। आप उसके साथ जो करोगे उससे अच्छा है कि मैं उसे खुद गला दबाकर मार डालूं। बड़ा स्वाभिमानी इंसान था, नहीं चाहता था कि उसकी बेटी ठाकुर वीरेंद्र की हवस का निशाना बने, इसलिए इनकार पर इनकार किया जा रहा था। वीरेंद्र को गुस्सा आया और अपने नौकरों से कहकर कमरू को धक्के मारकर घर से निकलवा दिया। कहने लगा, अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। कमरू जब घर पहुंचा तो रूपा उस समय अपने पिता के लिए रोटी बना रही थी। घर में दोनों बाप बेटी ही तो थे। कमरू की पत्नी का देहांत काफ़ी सालों पहले हो चुका था। वो अपनी बेटी पर जान छिड़कता था, तभी उसने अपनी बेटी को हाई स्कूल पास करवाया था और गांव में बने गर्ल्स कॉलेज में भी वो जाती थी। पढ़ी लिखी थी, इसलिए ठाकुर से नहीं डरती थी, बल्कि अपने बाप को भी कहती थी कि आप उस ठाकुर से क्यों डरते हैं? अरे ठाकुर हमें खा थोड़ी ही जाएगा, या वो कोई भगवान थोड़ी है। भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। पिताजी, आप क्यों इन लोगों के सामने झुकते हैं? आप अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं और वो ठाकुर बहुत कम देता है। अरे देता ही क्या है, हमारी बकरियों में से ही कोई बिक जाती है तो हमारे घर की दाल सब्जी बन जाती है। अगर आप मुझे शहर जाने दें तो मैं अच्छी नौकरी कर लूँगी। लेकिन कमरू कहने लगा, नहीं,
मैं तुझे अपनी नज़रों से दूर नहीं भेज सकता। जो भी है, कम से कम रोटी के लिए भागदौड़ तो नहीं करनी पड़ती। वो कहने लगी, वो अत्याचार करता है आप लोगों के साथ, लाखों कमाता है आपकी मेहनत पर, और देता ही क्या है? ये तो गुलामी है। कमरू कहने लगा, तू ज़्यादा ज़बान मत चलाया कर, जैसी गुजर रही है मुझे गुजार लेने दे। बस एक बार तेरी शादी हो जाए, मैं तेरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं 2 रोटियों पर भी गुजारा कर लूँगा, बस एक बार तू अपने घर की हो जाए। रूपा यही कहती थी कि बस पिताजी, तुमने इतना ही सोच रखा है, इसलिए तुम्हें इतना ही मिलता है। अरे भगवान से लाखों मांगोगे तभी तो वो देगा। बेटी की बातें सुनकर कभी कभी तो वो हैरान हो जाता था। उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि मास्टरनी जी, तू चुप कर जा, मुझे ज़्यादा मत समझाया कर। वो हंसने लग गई थी। अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, और कमरू की तो जैसे वो जान थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज पहली बार जब घर आया तो रूपा को बड़े गुस्से से देखा और अपने पास बुलाया। वो रोटी बनाकर अभी फ्री हुई थी, कहने लगी, क्या हो गया? आ रही हूँ। अपने माथे से पसीना पोंछती हुई जब पिताजी के पास पहुंची तो कमरू ने मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वह हैरान थी, आज तक कभी कमरू ने अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन अब वो डर गया था। कहने लगा, तुझे किसने कहा था ठाकुर वीरेंद्र के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए? तुझे नहीं पता तुमने किस मुसीबत को अपने घर दावत दी है? वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। रूपा को अपने पिता के थप्पड़ की परवाह नहीं थी, बल्कि उसे दुख हो रहा था कि उसका पिता उसके कारण फूट फूट कर रो रहा है। कहने लगा, वो तुझसे शादी करने को कह रहा है, तुझे छोड़ेगा नहीं, और अगर मैंने तेरा ब्याह उससे नहीं किया तो वो तुझे उठाकर ले जाएगा, तुझे बर्बाद कर देगा। क्या तुझे नहीं पता? गांव की जिस लड़की पर उसका दिल आ जाए, वो लड़की उसकी हवस का शिकार बन जाती है, और वो बाद में उसे गंदे नाले में फेंक देता है, उसे जान से मार डालता है। वो तुझे भी मार डालेगा। तूने क्या कर दिया रूपा? तूने अपने सर पर मुसीबत क्यों मोल ले ली? पिताजी, तो क्या हम सारी जिंदगी इन ठाकुरों के आगे हाथ जोड़े जिंदगी गुजारें, उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहें? आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम अभी उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाते हैं। कमरू कहने लगा, तू नहीं जानती, सब कुछ तो इन ठाकुरों के हाथ में है। यहाँ तक कि इस गांव की पुलिस भी उनकी नौकर है, उनके सामने सर नहीं उठाती। रूपा कहने लगी, तुम चलो तो सही, कानून में बड़ी ताकत है पिताजी, मैंने पढ़ा है किताबों में, अपने अधिकार की खातिर आवाज़ उठानी चाहिए। कमरू ने बहुत मना किया, लेकिन रूपा अपने बाप के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां जाकर कहने लगी, ठाकुर ने मुझे धमकी दी है, ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, और अब मेरे पिता को धमकियां दे रहा है। तो मेरी रिपोर्ट लिखो ठाकुर के विरुद्ध। लेकिन पुलिस वाले ने कहा, तू अपनी मौत को दावत दे रही है लड़की। अच्छा यही है कि जो ठाकुर कह रहा है वो कर ले, वरना होगा फिर भी वही जो ठाकुर चाहता है, लेकिन तू खुद भी बड़ी परेशानी में आ जाएगी। पुलिस वाले की बात सुनकर जो कहने लगी, आप लोग कैसे पुलिस वाले हैं? बजाय हम गरीबों की मदद करने के, हमें न्याय दिलाने के और हमारी सुरक्षा करने के बजाय उस ठाकुर को बचा रहे हैं और उसके गलत कामों में उसका साथ देते हैं। मैं आप लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन लिखूंगी। मैं शहर जाऊंगी, वहां जाकर बात करूंगी। भावनाओं में बहकर रूपा ने बहुत कुछ पुलिस वालों को सुना दिया था, और जैसे ही घर आई यही सोच रही थी कि अब वो शहर चली जाएगी, मगर अब तक ये सारी बातें ठाकुर वीरेंद्र तक पहुंच चुकी थीं। जब पुलिस वाले ने उसे बताया कि कमरू किसान की बेटी यहाँ पर धमकियाँ देकर गई है कि शहर जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट करवाएगी, तो वीरेंद्र ने कहा कि तुम एक काम करो, उसके पिता पर भैंस चोरी का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दो। मैं तो उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, उसके पर कैसे काटने हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी कमरू और रूपा शहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि जब पुलिस उनके दरवाजे पर आ गई और पुलिस के 2 हवलदारों ने कमरू को पकड़ लिया। वो कहने लगा कि मेरा अपराध क्या है, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? रूपा कहने लगी, ये आप लोग मेरे पिताजी के साथ क्या कर रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने ठाकुर साहब की भैंस चोरी की है, क्योंकि हल यही चलाता था और कल से उनकी भैंस नहीं मिल रही। कमरू कहने लगा, ये झूठ है, मैं सब कुछ खेतों में मुंशी के हवाले करके आता हूँ। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। गांव के कई घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई भी कमरू और रूपा की पुकार नहीं आया। पुलिस घसीटते हुए कमरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। रूपा रोती हुई अपने पिता के पीछे दौड़ रही थी, सबसे यही कह रही थी कि कोई है, कोई मेरी मदद को आओ, मेरे पिता के साथ गलत हो रहा है, मेरे पिता ने कोई चोरी नहीं की, ये सब झूठ है। लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। वो भी पीछे पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन सामने ही पिता को जेल में बंद देखकर पुलिस वाले से कहने लगी, मेरे पिताजी को छोड़ दो। इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुमसे कहा था ना ठाकुर साहब से पंगा मत लो, लेकिन तुम्हें बहुत शौक था, अब जाओ जाके उनके सामने गिड़गिड़ाओ। वो कहेंगे तो तुम्हारा बाप छूट जाएगा, वरना तुम्हारे बाप पर एक के बाद एक केस लगते चले जाएंगे
और ये यहीं जेल के अंदर सड़कर मर जाएगा। ये सुनना था कि रूपा रोने लगी। यूं तो वो किसी की बात पर मजबूर नहीं होती थी, हर एक से लड़ जाती थी, लेकिन पिता को यूं बेबसी से रोता देखकर जैसे टूट चुकी थी। दुश्मनों के हाथ बहुत लंबे और मजबूत थे, गरीबों के गिरेबानों को चीरना जानते थे। वो हवेली गई तो चौकीदार कहने लगा, क्या काम है तुम्हें? कहने लगी, मुझे ठाकुर वीरेंद्र से मिलना है, उनसे जाकर कहो कि रूपा आई है, किसान कमरू की बेटी। चौकीदार अंदर चला गया। वो अभी भी अपने हाथ से आंसू साफ कर रही थी। कुछ देर बाद चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। कहने लगा, हवेली के अंदर नौकर से कहना कि तुम्हें ठाकुर साहब के कमरे तक का पता बता दें। वो कह रहे हैं कि रूपा से बोलो मेरे कमरे में आए, यहाँ आकर मुझसे बात करे। निडर वो अंदर चली गई। हवेली के अंदर गई तो वहाँ कई नौकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बजाय किसी नौकर से बात करने के वो सीधी वीरेंद्र की पत्नी के पास गई। कहने लगी, ठाकुर वीरेंद्र का कमरा कौन सा है? तुम्हारे पति ने मुझे अपने कमरे में बुलाया है। ये सुनकर उसकी पत्नी के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, क्या मतलब है तेरा? वो कहने लगी, मतलब अपने पति से जाकर पूछो। जैसे ही वीरेंद्र की पत्नी उसके कमरे में गई तो चिल्लाने की आवाज़ आई थी कि तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? उस लड़की को बोलो मेरे कमरे में आए, और जब वो कमरे में आ जाए तो दरवाज़ा तुम बंद करोगी। मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे जूते की नोक के बराबर तुम्हारी औकात है। वो बेचारी रोती हुई कमरे से बाहर आई और फिर कहने लगी, वो रहा ठाकुर का कमरा, जाओ चली जाओ। बड़ा टूटा हुआ स्वर था। रूपा सीधा उसके कमरे में गई। दरवाज़ा खुद रूपा ने बंद किया। वो बेड से टेक लगाए बैठा था। कहने लगा, क्या बात है, यहाँ क्यों आई हो? वो कहने लगी, मेरे पिता पर झूठा केस क्यों किया है तुमने? अपने उस पुलिस इंस्पेक्टर से कहो कि मेरे पिता को छोड़ दे। रूपा की बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप आज़ाद हो जाए तो पहले तुम्हें मुझसे ब्याह करना पड़ेगा। मेरा जब तक दिल चाहेगा तो मैं इस्तेमाल करूँगा, और जब मेरा दिल भर जाएगा तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास भेज दूँगा, और तुम ये ब्याह अपनी पूरी रजामंदी से करोगी। रूपा ने 1 मिनट भी नहीं लगाया था और फैसला कर चुकी थी। कहने लगी, ठीक है, बुलाओ पंडित को, मैं कर लेती हूँ तुमसे ब्याह। वो कहने लगा, लड़की समझदार हो। फिर उसने अपनी एक नौकरानी को बुलाया। कहने लगा, जाओ इस लड़की को दुल्हन की तरह तैयार करवा कर लाओ, और हरिया से कहो कि पंडित जी को बुला कर ले आए। नौकरानी हैरत से कभी ठाकुर वीरेंद्र की ओर देख रही थी तो कभी रूपा की ओर। फिर रूपा को अपने साथ ले गई। वीरेंद्र की पहली पत्नी ने ही उसे दुल्हन बनाया था, लेकिन खुद रोए जा रही थी, मगर रूपा नहीं रोई थी, एक आंसू भी नहीं बहाया। पंडित जी गए थे, फेरे भी हो गए और रूपा को ठाकुर वीरेंद्र के कमरे में बिठा दिया गया। कुछ देर बाद वीरेंद्र जब कमरे में आया तो उस सुंदर कमसिन सी लड़की को इतने अच्छे कपड़ों में तैयार देखकर तो जैसे अपने होश खोने लगा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि उसका हाथ पकड़ता, वो कहने लगी, पहले अपने पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन करो और उससे कहो कि मेरे पिता को छोड़ दे। कहने लगा, इस बात का अंजाम जानती हो, मुझे रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अभी वो बात कर रहा था जब एक तेज़ धार वाला चाकू रूपा ने अपनी कमीज़ के अंदर से निकाला था। कहने लगी, मैं अपने आप को जान से मार डालूंगी और तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होने होगी। मेरे मुर्दा शरीर के साथ तू अपनी हवस पूरी कर लेना। ये सुनकर ठाकुर वीरेंद्र के होश उड़े थे, क्योंकि वो तेज़ धार वाला चाकू वो अपनी गर्दन पर रख चुकी थी, और वो चाकू इतना तेज़ था कि गर्दन पर कट लग चुका था और खून रिसने लगा था। ये देखकर वीरेंद्र के होश उड़े, क्योंकि वो उस लड़की से शादी कर चुका था और ये सारा गाँव जानता था। अगर वो अपने बाप को ख़त्म कर लेती तो ठाकुर वीरेंद्र पर मर्डर का केस लग सकता था, वो फंस सकता था। कहने लगा, अच्छा तुम ये चाकू पीछे करो। वीरेंद्र ने फ़ोन करके पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि कमरू को छोड़ दो। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा, ठाकुर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगा, जो कह रहा हूँ वही करो, कमरू को छोड़ दो। पुलिस वालों ने ठाकुर वीरेंद्र के कहने पर रूपा के पिता को छोड़ दिया था। रूपा ने वो चाकू अपनी गर्दन से पीछे हटा लिया। वो कहने लगा कि तुम्हारा बाप छूट चुका है। ये सुनते ही वो खड़ी हो गई। उसे ऐसे खड़ा देखकर वीरेंद्र कहने लगा, ये क्या तरीका है? तुम मेरी पत्नी हो इसलिए यहाँ बैठो। रूपा कहने लगी, कितने दिन के लिए? ये सुनकर वो हैरान हुआ था। कहने लगी, मैं पत्नी के नाम पर तुम्हारी हवस का शिकार नहीं बनूंगी। वो कहने लगा कि अगर तुमने मुझे ज़्यादा नखरे दिखाए तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। इस समय तुम मेरे कमरे में हो। वो कहने लगी, अगर तुमने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश की तो मैं यह चाकू खुद को मार लूँगी। उसने दोबारा से वही चाकू पकड़ा था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वीरेंद्र उससे डर रहा है। ना चाहते हुए भी उसे वो लड़की अच्छी लगने लगी थी। नहीं चाहता था कि वो मर जाए या इसे कोई नुकसान पहुँचे। उसने धमकियाँ उसे ऐसी दी थी जैसे सिर्फ उससे बदला लेगा और उसे छोड़ देगा, लेकिन इस लड़की के साहस पर उसका दिल उस लड़की पर आ गया था। वो कमज़ोर नहीं थी। वीरेंद्र कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये चाकू पीछे करो। रूपा कहने लगी, मैं कैसे मान लूँ?
वो कहने लगा, तुम बताओ कैसे विश्वास दिलाऊं? ठीक है, मैंने तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन तुम बहुत बहादुर लड़की हो और मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी लगती हैं। रूपा कहने लगी, तो ठीक है, अपनी ये हवेली मेरे नाम कर दो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। ये सुनकर कुछ देर तो वीरेन सोच में पड़ गया, लेकिन फिर अगले ही दिन उसने अपनी हवेली रूपा के नाम कर दी। इस बात पर उसकी पहली पत्नी को और उसकी माँ को बहुत आपत्ति थी। रूपा ने भी उसे माफ़ कर दिया था, लेकिन अब हवेली के सारे काम उसे संभाल लिए थे। फिर कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बनाया जाए, लड़कियों का कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए, गरीबों के साथ अन्याय न किया जाए, किसान जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उन्हीं के अनुसार मजदूरी दी जाए। ठाकुर वीरेंद्र उस कम उम्र और सुंदर लड़की के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए वो वही करता चला गया जो वो कहती थी। गांव का माहौल बहुत बदल चुका था, लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी बन रही थी और किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। गांव वाले ठाकुर के गुण गाने लगे थे, लेकिन बदमाशी और जोर जबरदस्ती के कारण नहीं, बल्कि दिल से। और ये सारी इज्जत उसे रूपा के कारण मिली थी। रूपा गरीब औरतों की बहुत मदद करती थी, क्योंकि खुद भी एक लंबा समय उसने गरीबी में गुजारा था। आज कमरू किसान अपना सीना चौड़ा करके कहता था कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी एक बेटी है और मैंने उसे शिक्षा दिलवाई, और यही बेटी आने वाली पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर बहादुर बनाएगी। ये हमारे गांव का रूप बदल देगी। आदमी अगर शिक्षा प्राप्त करे तो वो उसी तक रहती है, लेकिन अगर औरत शिक्षा प्राप्त करे तो आने वाली पीढ़ियों को संवार देती है। आपका क्या विचार है? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।